बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 को पंजाब अमेंडमेंट्स के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सबसेक्शन 1 दिस ऑर्डिनेंस मे बी कॉल्ड द पंजाब शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स ऑर्डिनेंस 1969। इस ऑर्डिनेंस को हम पंजाब शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 कह सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस था, लेकिन क्योंकि ये हम ऑर्डिनेंस पंजाब अमेंडमेंट्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर पंजाब का वर्ड है। तो जो पंजाब के रहने वाले हैं, जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, वो पंजाब ही यहाँ पर लिखेंगे। अदरवाइज किसी और प्रोविंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान लिखेंगे, या अगर उनके प्रोविंस में कोई अमेंडमेंट्स हुई हुई है तो वो उस हिसाब से यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो पंजाब के रहने वाले यहाँ पंजाब लिखेंगे और बाकी यहाँ पर पाकिस्तान लिखेंगे। सबसेक्शन 2 इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द पंजाब। तो ये पूरे पंजाब में एक्सटेंड हो जाता है। Subsection 3 it shall come into force at once in such areas and its provisions shall automatically apply to such establishment or classes thereof to which any law on the subject was applicable immediately before the coming into force of this ordinance। ये ऑर्डिनेंस जब इन्फोर्स हुआ, जब ये अप्लाई हुआ, तो ये तमाम एरियाज पर अप्लाई हुआ और इसकी जितनी प्रोविजंस है वो ऑटोमेटिकली तमाम स्टैब्लिशमेंट और क्लासेस पर अप्लाई हो गया और तमाम जो भी शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट है वो उसको फॉलो करने लगे। इसके अलावा इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले जो स्टैब्लिशमेंट थी या जो भी क्लासेस थी जिनके ऊपर कोई कानून लागू होता था, उन पर भी ये फिर ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है। Subsection 4 Government may, by notification in the Official Gazette, extend the operation of this ordinance or any provisions thereof to any other area or establishment or exclude any area or establishment to which it extend from its operation। तो जो गवर्नमेंट है यानी कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या जारी कर सकती है, उसके पास क्या पावर है कि वो अपना ये ऑर्डिनेंस या इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस हैं वो किसी और एरिया में भी एक्सटेंड कर दे, किसी और एरिया में भी या किसी और स्टैब्लिशमेंट तक एक्सटेंड कर दे, या फिर वो किसी एरिया या स्टैब्लिशमेंट को इस ऑर्डिनेंस से एक्सक्लूड कर दे। तो ये पावर है गवर्नमेंट के पास। सेक्शन 2 डेफिनेशंस का है। इसमें मोर और लेस तमाम कुछ डेफिनेशंस हैं ऐसी जो फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड हैं। इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स क्लॉज ए एडल्ट मीन्स पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 17 ईयर ऑफ एज। एडल्ट के क्या कौन है इस ऑडियंस में? जहाँ भी एडल्ट का वर्ड आएगा वहां पर क्या ये समझा जाएगा कि उसने अपने 17 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। क्लॉज बी अप्रेंटिसेस means a person who is employed whether on payment of wages or not for the purposes of being trained in any trade, craft or employment in any establishment। apprentices कौन है? वो person जो employed है, चाहे वो वेजेस पे हो या वो वेजेस पे ना हो, परमानेंट एम्प्लॉय हो, लेकिन वो क्या हो, वो ट्रेनी हो, वो ट्रेंड काम कर रहा हो, वो एक एक्सपर्ट की तरह काम नहीं कर रहा या एक प्रोफेशनल की तरह काम नहीं कर रहा है, वो एक ऐसे ट्रेनी काम कर रहा है और किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में हो तो उसको हम अप्रेंटिस कहेंगे। क्लॉज सी चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट completed his 14th year of age। Clause D closed means not open for the service of any customer or to any business connected with the establishment। ठीक है, तो क्लोज का क्या मीन्स होगा? आपने देखा होगा शॉप्स के बाहर भी ओपन एंड क्लोज का कोई भी टैग लगे होते हैं, तो क्या मीन्स है क्लोज का कि वो कस्टमर सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं है वो एस्टेब्लिशमेंट। क्लॉज ई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट which carries on any business, trade or profession or any work in connection with or incidental or ancillary to any business, trade or profession and includes। जो commercial establishment है उससे मुराद वो establishment जो कोई business related हो, कोई trade related हो या किसी profession से related हो, या वो किसी भी business trade से connection में हो, उससे related हो, या किसी भी बिजनेस या ट्रेड में एडिशन हो, ठीक है, एडिशनली वो उसके साथ वहां पर काम कर रहे हो, तो वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होती है। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से मुराद कोई भी बिजनेस, ट्रेड या कोई भी प्रोफेशन या इनसे रिलेटेड या इनसे कनेक्टेड हुआ हुआ कोई काम या इससे रिलेटेड कोई काम या फिर
एडिशनली इन किसी भी बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन में वो काम किया जा रहा हो तो वो कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट है। सब क्लॉज 1, ए सोसाइटी रजिस्टर्ड। अब कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? सबसे पहली आ रही है सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। कोई भी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड की गई हो इस एक्ट के अंडर, एंड ए चैरिटेबल और द अदर ट्रस्ट whether registered or not which carries on whether for the purpose of gain or not any business, trade or profession or any work in connection with or incidental or ancillary thereto। तो कोई भी सोसाइटी जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से के अंडर रजिस्टर्ड हुई भी हो, कोई चैरिटी है, कोई ट्रस्ट है, वो रजिस्टर है या नहीं है, वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई भी इससे रिलेटेड कोई बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन इसके एडिशन में या इससे रिलेटेड कोई भी काम हो रहा होगा तो वो कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर इन देयर इज कंडक्टेड द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, कमीशन, फॉरवर्डिंग और ए कमर्शियल एजेंसी। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग, कमीशन और कमर्शियल एजेंसी ये भी कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट में आ जाएंगी। सब क्लॉज 3, क्लरिकल डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री और ऑफ एनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग। कोई भी क्लरिकल डिपार्टमेंट है फैक्ट्री का वो भी कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट में आ जाएगा, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट में आ जाएगा। सब क्लॉज 4, एन इंश्योरेंस कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बैंक, ब्रोकर्स ऑफिस और एक्सचेंज, एन ऑफिस ऑफ लॉयर, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स। ये भी जितनी भी ये कंपनीज हैं और इनसे रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है वो भी कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट में आता है। सब क्लॉज 5, such other professional establishment or class thereof as government may by notification in the official gazette declare to be the commercial establishment for the purpose of this ordinance। अब गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किसी भी स्टैब्लिशमेंट को अगर ये डिक्लेयर कर दे कि वो कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट में है तो वो कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट ही कंसीडर की जाएगी, बट डज नॉट इंक्लूड ए फैक्ट्री, शॉप, रेजिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, थिएटर और अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट। लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? ये सब चीज़ें, फैक्ट्री, शॉप, रेजिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। Clause F, day, means the period of 24 hours beginning at midnight, provided that in the case of an employee whose hours of work extend beyond midnight, day means the period of 24 hours beginning when such employment commence, irrespective of midnight। अब डे हमें सबको पता है कि रात 12 बजे से शुरू होता है और अगले पूरे जो 24 घंटे का टाइम है, ड्यूरेशन है, रात 12 बजे से अगले दिन के रात 12 बजे तक, वो 24 आवर्स का जो टाइम है उसको डे कहते हैं। और यहाँ पर हम फैक्ट्रीज एक्ट में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर किसी पर्सन की ड्यूटी ऐसे स्टार्ट होती है जैसे रात 10 बजे तक स्टार्ट हुई है और सुबह 6 बजे तक है और उसका मिड नाइट बीच में आ जाती है, ठीक है, 24 आवर्स तो 12 बजे के बाद शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसकी ड्यूटी कौन सी काउंट होगी? पिछले दिन में काउंट होगी। जब से उसने काम शुरू किया उसकी ड्यूटी वहीं से काउंट होगी, उसके लिए वही 24 घंटे वहां से स्टार्ट होंगे। उसमें मिड नाइट का कोई भी काउंट नहीं किया जाएगा, मीन इररिस्पेक्टिव ऑफ मिड नाइट को उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसकी टाइमिंग को और उसके दिन को, उसकी डेट को कंसीडर किया जाएगा। Clause G, employee means any person employed whether directly or otherwise about the business of an establishment for the owner or the occupier thereof, even though he received no reward or remuneration for his labor, but does not include a member of the employer's family। अब employee कौन होता है? कोई भी person है जो किसी भी establishment में एम्प्लॉयड है, वहाँ काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ के ऑक्यूपायर ने, वहाँ के ओनर ने उसको वहाँ पर हायर किया है अपना काम करवाने के लिए, इवन दो कि उसको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है उसकी लेबर, उसको जस्ट उसके काम की पेमेंट मिल रही है, उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा है, लेकिन तो भी वो वहाँ का एम्प्लॉय है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयर की फैमिली इंक्लूड नहीं होगी। Clause H, employer means a person owning or having charge of the business of an establishment and includes an agent
or manager or any other person acting on behalf of such person in the general management or control of such establishment. और employer कौन सा है? कोई भी पर्सन जिसने उस बिजनेस का चार्ज संभाला हुआ हो, ठीक है। और इसमें मैनेजर, कोई भी एजेंट या मैनेजर इंक्लूड होगा, जो किसी ओनर के बिहाफ पर काम कर रहा होगा, जनरल मैनेजमेंट या एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करने के लिए किसी पर्सन को हायर किया गया है, तो वो भी एम्प्लॉयर ही होगा, क्योंकि वो पूरी स्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल को संभाल रहा है, पूरी स्टैब्लिशमेंट को देख रहा है। Clause I, employer family means the employer husband or wife, as the case may be, sons, daughters, father, mother, and brother and sisters living with and dependent on the employer. ठीक है, employer की family में ये सारे relations आ जाएंगे। Clause J, establishment. पहले हमने पढ़ा था commercial establishment, और यहाँ पर आ रहा है सिर्फ establishment का word आ रहा है। तो जहाँ पर सिर्फ establishment का word आए, वहां उससे क्या मुराद हो सकती है? Means a shop, commercial establishment, industrial establishment, private dispensary, maternity home, residential hotel, restaurant, eating house, cafe, cinema, theatre, circus, or other place of public amusement or entertainment. ठीक है, establishment का word जहां भी आएगा उसमें ये सारी चीजें include हैं। And such other establishment or class thereof as government may, by notification in the official gazette, declare to be establishments for the purposes of this ordinance. तो क्या होगा? इन चीजों के अलावा अगर गवर्नमेंट किसी भी establishment को डिक्लेयर कर देती है कि ये establishment की कैटेगरी में आएगा, तो वो establishment की कैटेगरी में ही हम इंक्लूड करेंगे। Clause K, factory means a factory as defined in Clause J of Section 2 of the Factories Act 1934. Clause L, form means a form specified in the schedule. जो form है इसमें भी schedules दिए गए हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। Clause M, government means government of Punjab. Clause N, hours of work or working hours with reference to an establishment means the time during which the employees in the establishment are at the disposal of employer, exclusive of any interval allowed for rest and meal. तो वर्किंग आवर्स या आवर्स ऑफ वर्किंग क्या है कि जहां पर किसी भी स्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर ने उनको हायर किया है, एम्प्लॉयर की इंस्ट्रक्शंस पे उनके अंडर पे रहते हुए एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनको जो रेस्ट और मील का जो भी इंटरवल दिया जाएगा, ठीक है, वो वर्किंग आवर्स में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, हमने जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में भी पढ़ा कि 5 घंटे उन्होंने काम किया, उसके बाद आधे घंटे का उनको ब्रेक मिलेगा, या 6 घंटे काम किया तो आधे घंटे का, 8 घंटे काम किया 2 घंटे का। इस तरह के जो भी हमने सिनेरियोज पढ़े हैं कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको इंटरवल की जरूरत होती है, उनको रेस्ट की जरूरत होती है, तो वर्किंग आवर्स में वो उनका इंटरवल काउंट नहीं होगा। ठीक है, वर्किंग आवर्स में वही आवर्स काउंट होंगे जिसमें उन्होंने काम किया। Clause O, industrial establishment means a workshop or other establishment in which the work of making, altering, repairing, ornamenting, finishing, or packing, or otherwise treating any article or substance with a view of its use, sale, transport, delivery, or disposal is carried on, or where any such service is rendered to a customer. अब इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट हम पहले भी ये फैक्ट्रीज एक्ट में भी हम ये पढ़ चुके हैं, हम ड्रग एक्ट में भी इससे मिलती जुलती हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, मैन्युफैक्चर की जो डेफिनेशन थी। तो कोई भी ऐसा काम इंडस्ट्रियल लेवल पर जो भी काम हो रहा होगा जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, उसको ऑल्टर करने का, रिपेयर करने का, उसको अच्छा बनाने का, उसको पॉलिश करने का, उसको फिनिश और उसको इवन पैक करने का भी, ठीक है, और उसके बाद पैकिंग के बाद उसके सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, डिस्पोजल, ये सब चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी मैन्युफैक्चर का वर्ड आएगा, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। एंड इंक्लूड सच other class or classes of establishment as government may by notification in the official gazette declare to be the industrial establishment for the purpose of this ordinance but does not include a factory. ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को अगर वो डिक्लेयर कर देगी अपने ऑफिशियल गजट में कि ये इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगी इस ऑर्डिनेंस के अंडर, लेकिन इसमें कोई भी फैक्ट्री इंक्लूड नहीं होगी। क्लॉज पी, permanent employee
means an employee who has been engaged on a permanent basis and includes an employee who has completed 9 months continuous service in one or different occupations in the same establishment, including breaks due to sickness, accident, leave, illegal lockouts, legal strike, or involuntary closure of the establishment and has satisfactorily completed a probationary period of 3 months. अब परमानेंट एम्प्लॉय कौन है? कोई भी पर्सन जो किसी भी स्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड है, उसने परमानेंट बेसिस पर उसको एम्प्लॉयड किया है और उसने वहां पर कंटिन्यूस 9 महीने काम किया है। बेशक वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन पे काम किया हुआ है, लेकिन वो स्टैब्लिशमेंट एक ही होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं एक कंपनी की, कंपनी एक ही हो, लेकिन अगर उसने डिफरेंट जगह पे उसी कंपनी में काम किया है तो वो उसके जो ड्यूरेशन है वो सेम ही काउंट होगा, वो एक ही काउंट होगा। तो एक ही स्टेब्लिशमेंट में उसने कंटिन्यूस 9 मंथ्स काम किया है और इसमें तमाम उसकी, अगर वो कभी बीमार हुआ है या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई लीव ली है, कोई स्ट्राइक हो गई है, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ें आएंगी वो चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। लेकिन 9 महीने उसने कंटिन्यूस वहाँ पे काम किया है और उसने अपना प्रोबेशन पीरियड भी उसने पूरा किया है। प्रोबेशन पीरियड जो है वो कभी जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाता है तो 3 महीने का उसको प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है कि हम आपकी इस 3 महीने की कारकर्दगी की बेसिस पर हम देखेंगे और फिर आपको परमानेंट कर देंगे। ठीक है, वो 3 महीने तक उसको देखते हैं, उसके बाद उसको परमानेंट कर देते हैं, तो ये 3 महीने भी जो है ना उसमें काउंट होंगे। तो कोई भी शॉर्ट ये है कि 9 महीने किसी पर्सन ने कंटिन्यूस किसी भी स्टैब्लिशमेंट में काम किया होगा तो वो परमानेंट एम्प्लॉय होगा। क्लॉज क्यू, प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। Clause R, residential hotel, means any premises in which a bona fide business is carried on for the supply of dwelling accommodation and meals on payment of a sum of money by a traveller or any other member of the public or class of public and includes a club. रेजिडेंशियल होटल से क्या मुराद है? कोई भी ऐसी जगह जहां पर कोई भी ऐसा बिजनेस है जहां पर रहने की भी जगह प्रोवाइड की जाती है और मील्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, बोनाफाइड का मतलब है ऑथेंटिक। तो कोई भी ऐसा बिजनेस जो अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करे और खाने पीने का भी इंतजाम हो, वहां पर मील्स भी प्रोवाइड करे। कोई भी अगर कोई ट्रैवलर है, कोई भी पब्लिक का मेंबर है, कोई भी और पर्सन है जिसने वहां पर किसी जगह पर रहना है और वहां पर उसका खाने पीने का भी बंदोबस्त होना चाहिए, तो ऐसी जो भी जगह होगी जहाँ दोनों चीजें प्रोवाइड की जाएंगी वो होटल होगा। क्लॉज एस, रेस्टोरेंट and eating houses, means any premises in which is carried on wholly or principally the business of the supply of meals or refreshments to the public or a class of public for consumption on the premises. कोई भी रेस्टोरेंट या ईटिंग हाउसेस से क्या मुराद है? वहां पर सिर्फ वहां खाने की चीजें प्रोवाइड होंगी। ठीक है, कोई मील्स या रिफ्रेशमेंट पब्लिक के लिए वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। ये होटल से डिफरेंट किस तरह है कि वहां पे अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है। रेस्टोरेंट में सिर्फ यहाँ पर ये बिजनेस है बेसिकली किसका? मील्स या फिर रिफ्रेशमेंट, जो भी खाने पीने की चीजें होंगी उससे रिलेटेड, और पब्लिक को जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी जिस जगह पर वो रेस्टोरेंट होगा। Clause T, retail trade, includes the business of a barber or hairdresser, the sale of refreshment or intoxicating liquor and sales by auction. तो रिटेल ट्रेड में क्या इंक्लूड है? बार्बर है, हेयर ड्रेसर है, और जो भी रिफ्रेशमेंट या इस तरह के लिकॉर्स और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। Shop means any premises used wholly or in part of the wholesale or retail sale of commodities or articles, either for cash or on credit, or where services are rendered to customers and include an office, storeroom, godown, warehouse, or place of work, whether in the same premises or otherwise mainly used in the connection with such trade or business. तो शॉप, जहाँ पे वर्ड शॉप का मतलब है वहां पे क्या मुराद है? कोई भी जगह जो कि रिटेल से रिलेटेड हो, ठीक है, होलसेल हो या रिटेल हो किसी भी चीज की, और वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हो, जो पर्सन है वहां पे चीजें खरीदते हैं, कैश के बदले जो है वो चीजें प्रोवाइड की जाती हों। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? ऑफिस हो सकता है, इसमें स्टोर रूम हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है, कोई भी प्रेमिसेस है मतलब जहाँ पर उन्होंने स्टोर की हुई हैं चीजें,
और साथ शॉप है उनकी, वहाँ पर चीज़ें वो सेल करते हैं। तो मेनली जो शॉप है वो किससे यूज होती है, किससे कनेक्टेड है, ट्रेड और बिजनेस से। Clause 3, temporary employee means an employee who has been engaged for work which is of an essentially temporary nature likely to be finished within a period not exceeding 9 months. तो temporary employee कौन है, कि जो उसको हायर ही temporary basis पे किया गया हो, ठीक है, और वो उसका पीरियड 9 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Clause W, wages means wages as defined in the Payment of Wages Act 1963. Clause X, week means a period of 7 days beginning at midnight on Saturday night. Young man. Clause Y, young person means a person who is not a child and has not completed his 17 year of age. ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं इससे रिलेटेड, जो ऑलरेडी हम कुछ तो हम फैक्ट्रीज एक्ट में कर चुके हैं और बहुत इजी सी हैं। Section 3, references to time of day. References to time of day in this ordinance are references to Pakistan Standard Time. पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम को इस ऑर्डिनेंस में फॉलो किया जाएगा। Section 4, power to grant exemption. Government may by notification in the official gazette exempt from the operation of all or any of the provision of this ordinance any establishment or any class thereof or any employer or employee or class of employer or employees on such condition as it may think fit. गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, अपने ऑफिशियल गजट में ये डिक्लेयर कर सकती है, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी इस ऑर्डिनेंस के प्रोविजन को किसी स्टैब्लिशमेंट के लिए या किसी क्लास के लिए या किसी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज़ के लिए या किसी क्लास ऑफ एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जेम्प्ट कर दे। ठीक है, ये पावर गवर्नमेंट के पास है। Section 5, Ordinance not applicable to certain establishment and persons. अब ये ऑर्डिनेंस किन स्टैब्लिशमेंट पर या किन पर्सन्स पर एप्लीकेबल नहीं है, उनकी एक लिस्ट इस ऑर्डिनेंस में दे दी गई है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कौन कौन सी स्टैब्लिशमेंट है जिनके ऊपर ये ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल नहीं है। सबसेक्शन 1, नथिंग इन दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई टू। इस ऑर्डिनेंस में जो चीज़ें बताई गई हैं वो इन तमाम चीज़ों पर एप्लीकेबल नहीं है। और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली क्या है, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑफिस या फेडरल गवर्नमेंट पर ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता। ऑफिस ऑफ और अंडर पाकिस्तान रेलवे बोर्ड इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन, इनके ऊपर ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता। थर्ड क्या है, ऑफिस ऑफ और अंडर एनी लोकल अथॉरिटी, a trust, a corporation or any other public statutory body which is not run for profit or gain or in the course of its business does not make any profit or gain. थर्ड क्या है, वो ऑफिसेज जो किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर हो, किसी ट्रस्ट के अंदर हो, किसी कॉर्पोरेशन के अंदर हो, किसी पब्लिक बॉडी के अंडर हो, जो किसी प्रॉफिट के लिए रन ना कर रहे हों, जिनका मकसद जो है वो मुनाफा कमाना नहीं है, इस तरह के तमाम जो भी बिजनेसेस होंगे, जैसे एनजीओज होती हैं, ठीक है, वो क्या है, रिलीफ प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो जो है वो राइट्स के लिए काम कर रही होती हैं, उनका मकसद जो है वो मुनाफा कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी ट्रस्ट होंगे या जो भी अथॉरिटीज़ होंगी, जो भी पब्लिक बॉडीज होंगी, वो क्या होंगे, इस ऑर्डिनेंस के अंडर नहीं आएंगी। फोर्थ पे क्या है, शॉप्स और स्टॉल्स इन एनी पब्लिक एग्जीबिशन और शो इन सो फॉर एज सच शॉप्स और स्टॉल्स डील इन रिटेल ट्रेड which is solely subsidiary or ancillary to the main purpose of such exhibition or show. शॉप्स एंड स्टॉल जो किसी पब्लिक एग्जीबिशन में हो और इन शॉप एंड स्टॉल से जो भी पेमेंट हासिल होगी, जो भी मनी आएगी, वो प्रॉफिट के लिए नहीं, वो एज ए बिजनेस नहीं उनको कमा रहे हैं, बल्कि वो जिस मकसद के लिए वो एग्जीबिशन की गई है उस मकसद को पूरा करने के लिए वो शॉप एंड स्टॉल काम करती हैं। तो इस तरह की भी शॉप एंड स्टॉल जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस के अंडर नहीं आती हैं। ठीक है, बहुत सारे कुछ इदारे हैं या कुछ इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं जिसमें उनका ये पर्पस क्या होता है कि इससे जो भी पैसा हासिल होगा वो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे, किसी एनजीओ को दे देंगे या किसी गरीब लोगों पर खर्च करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के पर्पस के लिए जो भी एग्जीबिशंस होती हैं और उसमें जो भी स्टॉल्स और शॉप्स होती हैं उससे जो भी मनी आती है
वो फिर इस तरह के काम में होती है, वो बिजनेस के लिए नहीं कर रहे होते हैं, वो किसी पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं। फिफ्थ नंबर पे क्या है, शॉप्स है और स्टॉल्स इन एनी पब्लिक फेयर और बाजार हेल्प फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, ऊपर यहाँ पर पब्लिक एग्जीबिशन की बात हो गई थी और यहाँ पर एग्जीबिशन जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी उस पर्पस के ऊपर पैसे खर्च करने की बात हो रही थी। यहाँ पर क्या है, जो भी शॉप्स या स्टॉल्स हैं जो किसी बाजार में बनाए गए हो, किसी पब्लिक फेयर में हो और स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए बनाया गया हो, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो उनके ऊपर भी ऑडियंस अप्लाई नहीं होता है। सिक्स नंबर पे क्या है, क्लब्स हॉस्टल्स एंड मैसेज नॉन मेंटेन फॉर प्रॉफिट और गेन। इस तरह के भी जो क्लब्स हॉस्टल्स मैसेज हैं वो भी ऑर्डिनेंस के लिए, ऑर्डिनेंस इन पर अप्लाई नहीं होगा। सेवेंथ पे है, स्टेब्लिशमेंट फॉर द ट्रीटमेंट और केयर ऑफ सिक, इनफर्म, destitute और mentally unfit person। तो जो भी स्टेब्लिशमेंट बनाई गई हैं कितने किसके लिए, कि जो बीमार हैं और जो इनफेम मीन्स के वीक हैं, डेस्टिट्यूट मीन एक्सट्रीमली पुअर और मेंटली अनफिट पर्सन, इन लोगों के इलाज के लिए जो भी स्टेब्लिशमेंट बनाई गई है उनके ऊपर भी ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता है। एट नंबर पे है, स्टॉल्स एंड रिफ्रेशमेंट रूम्स एट रेलवे स्टेशन, steamers and launch station docks, harbors and airports and on trains, steamers or aircraft so far as the sale of commodities is concerned। अब इन सब चीज़ों के ऊपर भी ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता कि रेलवे स्टेशन पर जो भी स्टॉल्स और रिफ्रेशमेंट हैं और इसके अलावा डॉक्स हैं। ठीक है, डॉक्स क्या होती हैं कि इंक्लोज स्पेस होती है जहाँ पर जैसे जो शिप्स वाली जगह होती हैं, ठीक है, वहाँ जहाँ पर लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, जहाँ पर शिप्स की रिपेयर हो रही हो, ठीक है, उस तरह के जो भी एरियाज होते हैं, कवर्ड एरियाज, उनको डॉक्स कहते हैं। फिर एयरपोर्ट्स हैं, ट्रेन्स हैं, एयर कार, ये सब चीज़ों के ऊपर ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सब चीज़ें 24 घंटे यहाँ पर काम चल रहा होता है। अगर ये ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा तो ऑर्डिनेंस में तो वीकली आवर्स हैं, डेली आवर्स हैं, उनको फॉलो करना होगा, फिर वीकली हॉलीडे होती है उनको फॉलो करना होगा। ये वाली जो चीज़ें हैं जैसे ट्रेन है, एयरपोर्ट्स हैं और जो भी डॉक्स हैं, यहाँ पर 24 घंटे काम चल रहा होता है, तो इसीलिए ये ऑर्डिनेंस उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। नाइन्थ पे है, एनी पर्सन एम्प्लॉयड एज मैनेजर, ट्रैवलिंग एजेंट, कन्वेजर, मैनेजर, वॉचमैन, केयर टेकर, conservancy staff or any person employed exclusively in connection with the collection, dispatch, delivery and conveyance of or custom formalities on goods। अब कोई पर्सन जो एज ए मैनेजर या ट्रैवलिंग एजेंट, कन्वेजर में फील्ड वर्कर होता है, ठीक है, एज ए मैसेंजर, वॉचमैन, केयर टेकर, ये भी जितने भी इस तरह के पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं इनके ऊपर भी ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद कलेक्शन, डिस्पैच, डिलीवरी, और एक्सक्लूसिवली जो इस तरह के जैसे ऑनलाइन, अब तो बहुत ज़्यादा जैसे कोविड आया, कोविड के बाद से ऑनलाइन जो है वो परचेजिंग और इस तरह की डिलीवरी, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इनके ऊपर भी ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता। क्योंकि जो भी चीज़ ट्रैवल, सपोज कराची से आप कोई चीज़ मंगवा रहे हैं लाहौर, तो वहाँ से आने में क्या टाइम लगेगा? अगर थ्रू फ्लाइट आ रहा है तो ठीक है, उसमें 1-2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर वो बाय ट्रेन आ रहा है या बाय रोड आ रहा है तो उसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसलिए इनके ऊपर भी ये वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। और लास्ट क्या है, एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर द बिजनेस ऑफ एनी शॉप और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मेंशन इन क्लॉज 1 to 8। और कोई भी पर्सन है जो कि किसी भी शॉपिंग या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एज एम्प्लॉयड है 1 to 8 वाले में, ठीक है, इन तमाम इन आठों में, तो उसके ऊपर भी ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होगा। Subsection 2, nothing in clause A of subsection 1 of section 6 and in section 7 shall apply to। अब section 6 क्या है, वीकली हॉलीडे इन एस्टेब्लिशमेंट है, और section 7 क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब वीकली हॉलीडे एंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग आवर्स जो है वो किन किन एस्टेब्लिशमेंट पर अप्लाई नहीं होती हैं वो यहाँ बता दिए। पहले क्लॉज है, क्लब्स, हॉस्टल्स एंड मेसेज मेंटेन फॉर प्रॉफिट और गेन सो फॉर एज सर्विसेज एंड अटेंडेंस अपॉन कस्टमर इज कंसर्न। अब वीकली हॉलीडे और ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स क्लब, हॉस्टल्स एंड मेसेज पर अप्लाई नहीं होते हैं, जो कि
स्पेसिफिकली प्रॉफिट के लिए बनाए गए हों, एज ए बिजनेस उनको और वो चला रहे हों। तो इस तरह का क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जैसे सपोज किसी मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, वहाँ पर हॉस्पिटल भी है साथ में। अब डॉक्टर्स की क्या होती है, रात की भी ड्यूटी होती है, किसी भी टाइम इमरजेंसी भी हो सकती है, ठीक है। तो हॉस्टल पे वहाँ पर पाबंदी, टाइम की पाबंदी लगा सकते हैं और छुट्टी की पाबंदी नहीं लगा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि किसी भी टाइम पर उनकी ड्यूटीज हो सकती हैं, किसी भी टाइम पर उनको बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो जगह होंगी वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। वीकली हॉलीडे एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स, बेशक वो प्रॉफिट के लिए एज ए बिजनेस वहाँ पर वो चला रहे हों। Clause 2, shops dealing solely in any vegetable, meat, fish, dairy products, bread, pastries, sweetmeats, and flowers, so far as the sale of these articles is concerned. अब जो भी शॉप्स हैं उनके ऊपर भी ये वाले दो सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। और वो कौन सी शॉप्स होंगी, जो भी वेजिटेबल, मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स इस तरह की जो भी हैं, एज फार एज अगर वो आर्टिकल्स सेल हो गए हैं तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो अपनी दुकान बंद कर सकते हैं या वो छुट्टी कर सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ उनकी प्रोडक्ट्स की सेल के ऊपर। क्लॉज 3 है शॉप्स डीलिंग मेनली इन मेडिसिन, सर्जिकल अप्लायंसेस, बैंडेजेस और अदर मेडिकल रिक्विजिटीज, so far as the sale of these article is concerned। जो भी मेडिसिन, जो भी फार्मेसीज होंगी, मेडिकल स्टोर होंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी आर्टिकल्स जिन शॉप्स पे होंगे उनके ऊपर भी ये दो सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। शॉप डीलिंग इन आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर funerals, burials and cremations as far as the sale of these article is concerned। तो इन तमाम चीज़ों के लिए भी जो आर्टिकल्स जिन शॉप से मिलते हैं उनके ऊपर भी ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं हो सकता। और उसकी रीज़न यही है कि इन की ज़रूरत भी किसी भी टाइम पड़ सकती है, ठीक है। ये भी आर्टिकल से फार्मेसीज हैं, मेडिकल स्टोर हैं और मेडिसिन की ज़रूरत किसी भी टाइम पे पड़ सकती है किसी भी पेशेंट को, ठीक है। तो इस तरह पे और सपोज किसी की डेथ हो गई है तो उसके ऊपर भी इन प्रोडक्ट्स की, इन तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है शॉप्स पे, तो उन शॉप्स के ऊपर भी इस तरह की पाबंदी नहीं है। शॉप्स डीलिंग मेनली इन टोबैको, सिगार, सिगरेट, बीडीज, पान, liquid refreshments sold retail for consumption on the premises, ice, newspaper or periodicals, so far as the sale of these articles concerned। तो इस तरह की भी जो चीज़ें होंगी, टोबैको, सिगार, सिगरेट्स एंड न्यूज़पेपर, आइस, इस तरह की जो भी शॉप्स होंगी जिनके ऊपर जिस शॉप्स पर इस तरह की चीज़ें हैं उनके ऊपर भी ये दो सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। क्लॉज 6 है ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन नॉट बीइंग रिपेयर शॉप्स एंड पेट्रोल पंप्स फॉर द रिटेल सेल ऑफ पेट्रोल। तो ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन और पेट्रोल पंप्स इनके ऊपर भी ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इसमें वर्कशॉप्स शामिल नहीं है। बार्बर्स एंड हेयर ड्रेसर शॉप एज फार एज द सर्विस टू कस्टमर इज कंसर्न। तो जो बार्बर हेयर ड्रेसर्स हैं उनके ऊपर भी ये दो चीज़ें अप्लाई नहीं होंगे, एज फार एज कि अगर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं या फिर उनके कस्टमर सर्विस पे डिपेंड करता है कि कितने उनके पास फ्लो है कस्टमर्स का। और क्लॉज 8 है सिनेमास, थिएटर एंड अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो इनके ऊपर भी ये दो सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। Section 3, notwithstanding anything contained in subsection 2, government may, by general or special order, fix the opening and closing hours for all or any of the classes of establishment specified therein। जो सबसेक्शन 2 में जो चीज़ें बताई गई हैं इनके अलावा गवर्नमेंट जो है वो जनरल या अपने स्पेशल ऑर्डर में किसी भी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट के लिए या क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स को फिक्स कर सकता है। सबसेक्शन 4, notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, government may by notification in the official gazette direct that any of the establishment or persons specified therein shall not be exempted from the operation of such provisions of this ordinance as are specified in such notification। सबसेक्शन 1 और 2 में जो चीज़ें बताई गई हैं, जो प्रोविजन बताई गई हैं, इनको छोड़कर अगर गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में ये जारी कर देती है, डायरेक्ट कर देती है कोई भी इस्टेब्लिशमेंट या जो किसी पर्सन को स्पेसिफाइड कर देगी कि वो इस ऑर्डिनेंस से
एग्जेम्प्टेड नहीं है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी स्टैब्लिशमेंट को या किसी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को एग्जाम कर सकती है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी भी स्टैब्लिशमेंट को या किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन को ये कह सकती है कि वो इस ऑर्डिनेंस की इस प्रोविजन से एग्जेम्प्टेड नहीं है। And thereupon the provision of this ordinance specified in such notification shall apply to such establishment or person। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो प्रोविजन उस पर्सन पे या उस स्टैब्लिशमेंट पर अप्लाई होगी। सेक्शन 6 वीकली हॉलीडे इन स्टैब्लिशमेंट। सबसेक्शन 1 except as otherwise provided in this ordinance, every person employed in any establishment shall, in addition to the leave and holiday as may be admissible to him under section 14, 15 and 16, be allowed as holiday 1 day in each week। तो जो भी establishment होगी उसके लिए ये कंपल्सरी होगा कि एक वीक में एक दिन की छुट्टी लाजमी दी जाए। इन एडिशन टू लीव एंड हॉलीडे, कोई भी अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाती है या कोई भी लीव अगर वो ले लेता है, ये छुट्टी उसके अलावा होगी। ठीक है, हफ्ते में एक छुट्टी लाजमी किसी भी स्टैब्लिशमेंट में होनी चाहिए। Subsection 2 no deduction on account of any holiday allowed under subsection 1 shall be made from the wages of any employer of any establishment। तो जो हफ्ते की एक छुट्टी होगी, इस छुट्टी की जो तनख्वाह है वो उसकी पे में से काटी नहीं जाएगी। ठीक है, उसको फुल पे दी जाएगी ये, और छुट्टी भी लाजमी देनी है। Subsection 3 if any employee is employed on daily wages, he shall nonetheless be paid his daily wages for the holiday, and where an employee is paid on piece rate, he shall receive for the holiday the average of the wages received during the week। अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है ऑन डेली वेजेस, दिहाड़ीदार मजदूर है, रोज वो काम करता है और रोज उसको पैसे मिलते हैं, तो जब वो हफ्ते की एक छुट्टी मिलेगी तो उस छुट्टी पर भी उसकी जो वो रोज उसको एक तनख्वाह मिलती थी उसकी ही मुताबिक उसको वो पेमेंट दी जाएगी। और अगर कोई पर्सन पीस रेट पर काम कर रहा है तो उसको उस जितना वो रोज कमाता है, जितने वो पीस काम पे काम करता है और पीस हर पीस पे उसको पैसे मिलते हैं, तो उसी का एवरेज निकाल कर उसको उस छुट्टी की पेमेंट दी जाएगी। सबसेक्शन 4 ओमिटेड हो चुका है पंजाब अमेंडमेंट्स में, और वैसे ये था कि कोई भी स्टैब्लिशमेंट है उसको हफ्ते या इतवार की छुट्टी दी जाए, क्योंकि अब ये उन्होंने कंडीशन ख़त्म कर दी है कि सिर्फ हफ्ते या इतवार की छुट्टी करनी है। किसी भी दिन जो भी स्टैब्लिशमेंट है वो अपनी सिचुएशन पर अपनी कंडीशन को देखते हुए किसी भी दिन की छुट्टी डिसाइड कर सकता है। फ्राइडे या संडे की छुट्टी कंपल्सरी नहीं रही अब। Subsection 5 the choice of a closed day shall rest with the employer who shall intimate such choices to the prescribed authority। अब छुट्टी किस दिन होगी, एस्टैब्लिशमेंट क्लोज किस दिन होगी, वो एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और वो जो भी दिन डिसाइड करेगा वो दिन वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा उसके बारे में। In case of an establishment existing at the time this ordinance come into force within 2 months, अब वो जो एम्प्लॉयर है उसने इन्फॉर्म करना है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को कि वो किस दिन छुट्टी कर रहा है। अगर तो वो ऑर्डिनेंस जब वो स्टैब्लिशमेंट कायम थी, जब ये ऑर्डिनेंस आया 1969 में, तब उसके बाद 2 महीने का टाइम है कि 2 महीने के अंदर अंदर वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दे कि वो किस दिन छुट्टी करेगा, किस दिन वीकली हॉलीडे देगा। और सेकंड पे क्या है, इन केस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट सेटअप आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस ऑर्डिनेंस or to which the provisions of this ordinance are subsequently applied within 2 months of the setting up of establishment or the application of provision of this section thereto as the case may be। तो कोई भी establishment जो इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद बनी है या ये प्रोविजन जो है वो इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद अप्लाई हुई है, तो उसके ऊपर 2 महीने का टाइम है कि इस एस्टेब्लिशमेंट के सेटअप होने के 2 महीने के अंदर अंदर वो इस बारे में prescribed authority को inform कर दे। Subsection 6 an employer who has intimated his choice of a closed day under the provisions of subsection 5 shall not change the closed day for the establishment prior approval in writing of the prescribed authority। अब एम्प्लॉयर ने अंडर सबसेक्शन 5 वो डिसाइड कर लिया है कि किस दिन वो वीकली हॉलीडे देगा,
अब वो वीकली हॉलीडे को चेंज नहीं कर सकता जब तक कि प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से वो अप्रूवल ना ले ले। Section 7 Opening and Closing Hours of Establishments. Subsection 1 No establishment shall on any day remain open after 8 p.m. तो कोई भी establishment 8 बजे के बाद open नहीं रहेगी, provided that any customer who was being or was waiting in the establishment to be served at such hour may be served during the period of 30 minutes immediately following such hour. अब कोई कस्टमर है, वो किसी स्टैब्लिशमेंट में गया है, अब 8 बजे तक का टाइम है उस स्टैब्लिशमेंट का। अब वो कस्टमर 7:45 पे आया है या 7:50 पे आया है, वो उस कस्टमर को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, उस स्टैब्लिशमेंट के पास 30 मिनट्स का टाइम होगा 8 बजे के बाद कि वो उन 30 मिनट्स तक उस कस्टमर को सर्व करे। Provided further that government may by notification in the official gazette fix any other hour after which establishments generally or any class of establishment shall not remain open. तो गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो अपने ऑफिशियल गजट में ये नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि वो 8 बजे के अलावा कोई और टाइम फिक्स कर दे कि इस टाइम के बाद कोई भी स्टैब्लिशमेंट ओपन नहीं रहेगी। मे बी वो 10 बजे का टाइम कर दे, मे बी वो 12 बजे का कर दें, या वो 7 बजे का कर दें, वो कोई और टाइम फिक्स कर सकते हैं 8 बजे के अलावा। Subsection 2 Every employer shall display at a prominent place in the establishment a board specifying the hours during which the establishment will remain open. तो जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा कि वो उस स्टैब्लिशमेंट में एक परमानेंट प्लेस पर नोटिफिकेशन अपना लगाएगा कि ये कितने बजे तक ओपन रहेगी। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन के ये स्टैब्लिशमेंट 9 बजे से लेकर 8 बजे तक है या सुबह 6 बजे से लेकर 5 बजे तक है, इस टाइप का जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी ड्यूरेशन होगा वहाँ काम करने का, वो वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। Subsection 3 No employee shall be required or permitted to work continuously in any establishment for more than 6 hours in the case of an adult and for more than 3.5 hours in case of a young person unless he has been allowed an interval for rest or meal of not less than 1 hour. तो यहाँ पर रेस्टिंग आवर्स का बता दिया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय है वो कंटिन्यूस काम नहीं करेगा 6 घंटे तक एडल्ट के केस में, जब तक कि उसको 1 घंटे का रेस्ट ना दे दिया जाए। और यंग पर्सन के लिए है 3.5 आवर्स के जब तक 3 से 3.5 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं करेगा जब तक कि उसको रेस्ट ना दे दिया जाए। और वो रेस्ट क्या होगा, कम से कम वो 1 घंटे का रेस्ट होना चाहिए। Subsection 4 Except with the permission of government, no women or young person shall be employed in any establishment otherwise than between the hours of 9 a.m. to 7 p.m. कोई भी वुमेन या यंग पर्सन है वो किसी भी स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहा है तो उसकी जो काम करने का ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, वो 9 बजे से सुबह शाम 7 बजे तक का है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में ही वुमेन और यंग पर्सन काम करेंगे, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। इसके अलावा वो किसी और टाइमिंग में काम नहीं करेंगे, एक्सेप्ट के गवर्नमेंट उनको इस चीज़ के लिए परमिशन दे दे। Section 8 Daily, weekly hours and overtime. Save as otherwise expressly provided in this ordinance, no adult employee shall be required or permitted to work in any establishment in excess of 9 hours a day and 48 hours a week, and no young person in excess of 7 hours a day and 42 hours a week. अब एडल्ट और यंग पर्सन की हमें टाइम पता चल जाती हैं पर वीक और पर डे। तो एडल्ट है वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता एक दिन में, और पूरे वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। और जो यंग पर्सन है वो 7 घंटे एक दिन में इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, और पूरे वीक में 42 आवर्स से ज़्यादा नहीं कर सकता। Provided that in any day or in any week in which there occurs stock taking, making of accounts, settlement or such other business operation, and during such other periods as may be prescribed, an adult employee of an establishment may be required or permitted to work overtime in such establishment for more than 9 hours in a day and for more than 48 hours in such week. फैक्ट्रीज एक्ट में भी हमने देखा था कि कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ टाइप ऑफ फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर
काम की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि दिन में 9 घंटे से भी ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, या एक वीक में 48 आवर से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो वहाँ के काम पर डिपेंड करते हैं, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर भी कुछ स्टैब्लिशमेंट हैं जहाँ का इस तरह के ऑपरेशंस हैं वहाँ पे चल रहे कि उनको काम पूरा करते हुए, इस तरह के ऑपरेशंस वहाँ पे चल रहे हैं कि उनको पूरा करते हुए एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम लग सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया है स्टॉक टेकिंग है, मेकिंग ऑफ अकाउंट्स है, सेटलमेंट है। ठीक है, इस तरह के कोई भी काम को पूरा करना है तो 9 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग सकता है एक दिन में, या एक हफ्ते में 48 आवर से ज़्यादा का टाइम लग सकता है, और ये अडल्ट के लिए है। और यंग पर्सन के लिए भी है कि अगर कोई इस तरह के रिक्वायरमेंट है, इस तरह का काम है, उसको कंप्लीट करना है, तो दिन में 7 आवर से ज़्यादा और हफ्ते में 42 आवर से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। But so that the total number of hours so worked by an adult does not exceed 624 hours, and by a young person 468 hours in any one year. लेकिन ये टोटल काम अगर उनको ज़्यादा काम करना पड़ भी रहा है एक दिन में या एक हफ्ते में, तो उनका एनुअल जो वर्किंग टाइम है वो एडल्ट के लिए 624 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यंग पर्सन के लिए 468 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 9, ओवर टाइम वेजेस। When any employee is required to work overtime in any establishment as provided in the proviso to Section 8, the wages payable to such employee in respect of such overtime work shall be calculated at double the ordinary rate of wage payment. At double the ordinary rate of wages payable to him. अब अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है, अब एक्चुअली में टाइमिंग क्या है, फॉर एग्जांपल किसी भी स्टैब्लिशमेंट की 9 बजे से लेकर 5 बजे तक है, या 9 बजे से लेकर 8 बजे तक है। अगर कोई पर्सन 8 बजे के बाद भी काम करता है तो क्या होगा, वो ओवर टाइम होगा उसका, और उसको उसकी डबल पेमेंट दी जाएगी। ठीक है, ऑर्डिनरी रेट उसकी जो वेजेस जिस रेट पे वो काम कर रहा था उस रेट से डबल उसको पे किया जाएगा। Provide that no overtime shall be payable to the contract worker employed on piece rate basis. तो पीस रेट बेसिस पर जो एम्प्लॉयड किए जाएंगे उनको ओवरटाइम नहीं पे किया जाएगा। अगर वो ओवरटाइम में अपने पीसेस ज़्यादा बना लेते हैं तो उन पीसेस का उनको ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उनको ओवरटाइम का नहीं दिया जाएगा, उनको पीस रेट पर ही पेमेंट दी जाएगी। सेक्शन 10, स्प्रेड ओवर। क्या है कि कोई पर्सन किसी जगह पे काम कर रहा है, किसी स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहा है, उसके वर्किंग आवर्स प्लस उसका इंटरवल फॉर रेस्ट या इंटरवल फॉर मील, ये दोनों चीज़ें मिलाकर स्प्रेड ओवर बनता है। The period of work of an adult and young person shall be so arranged that, inclusive of the interval for rest or meals under Section 7, it shall not spread over more than 12 hours in case of adult and 9 hours in case of young person. तो जो स्प्रेड ओवर है यानी कि वर्किंग आवर्स प्लस इंटरवल ऑफ रेस्ट, ये दोनों मिलाकर एक दिन में जो एडल्ट का टाइम स्प्रेड ओवर है वो 12 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यंग का 9 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड दैट द टोटल पीरियड ऑफ वर्क सो वर्कड आउट इन केस ऑफ एन एडल्ट वर्कर शैल नॉट एक्सीड 60 आवर्स एंड बाय अ यंग पर्सन 54 आवर्स इन ए वीक। तो अगर जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी सिचुएशन में ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, तो उस कंडीशन में भी जो स्प्रेड ओवर है वो एडल्ट के लिए 60 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यंग पर्सन के लिए 54 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक वीक में। सेक्शन 10A, डे केयर रूम्स फॉर चिल्ड्रन। ये अमेंडमेंट है, पंजाब अमेंडमेंट्स में 10A ऐड किया गया है। सबसेक्शन 1, where 25 or more women are employed in an establishment, the employer shall reserve a suitable daycare room for under 6-year-old children of the women. अगर किसी जगह पर 25 या उससे ज़्यादा वुमेन काम कर रही हैं इस्टेब्लिशमेंट में, तो एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर एक डे केयर रूम बनाए उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 6 साल से कम है और वो उन खवातीन के साथ वहाँ पर आते हैं। सब सेक्शन 2, द डे केयर रूम शैल बी established, managed and conformed to such standard as may be prescribed. और उस डे केयर रूम में सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हों
सब चीज़ें मैनेज कर दी जाएं जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। Section 11 Time and conditions of payment of wages. Subsection 1 Every employer or his agent or the manager of an establishment shall fix the period in respect of which wages to employee shall be payable and shall be responsible for the payment to persons employed by him of all wages required to be paid under this ordinance. किसी भी स्टैब्लिशमेंट का एम्प्लॉयर या मैनेजर उसको क्या काम करना है कि उसको एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर लेना है कि इस ड्यूरेशन के बाद वेजेस पे की जाएंगी एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, मे बी वो हफ्ते का टाइम फिक्स कर ले कि एक हफ्ते का टाइम गुजरेगा उसके बाद पेमेंट दी जाएगी, या 2 हफ्ते का, या 1 महीने का। ठीक है, तो वो कोई भी टाइम फिक्स कर लेगा कि इस टाइम पीरियड में इस टाइम पीरियड के बाद इनको पेमेंट दी जाएगी और ये डेट्स हैं जिसमें इनको प्रोवाइड की जाएगी। और उस ड्यूरेशन में जितना भी उस पर्सन ने कमाई की होगी, जितने भी उसके वेजेस बनते होंगे, वो उसको पे कर दिया जाएंगे इस ऑर्डिनेंस के अंडर रहते हुए। सबसेक्शन 2 नो वेज पीरियड सो फिक्स शेल एक्सीड 1 मंथ। तो कोई भी वेज पीरियड है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 1 महीने का टाइम दे दिया है, ये नहीं कि 2 महीने बाद का टाइम रख दिया जाए या 1.5 महीने का। 1 महीने तक का मैक्सिमम टाइम रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं गुजरना चाहिए। Subsection 3 The wages of every employee in any establishment shall be paid on a working day before the expiry of the 7th day of the last day of the wage period in respect of which the wages are payable. हर एम्प्लॉय की वेजेस किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में वर्किंग डे में दे देनी चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड। जो वेज पीरियड का लास्ट डे होगा, फॉर एग्जांपल संडे है, तो उसको संडे आने से पहले पहले तक तमाम वेजेस क्लियर कर देने चाहिए। सबसेक्शन 4 ऑल वेजेस शैल बी पेड इन लीगल टेंडर। ठीक है, लीगल टेंडर के थ्रू पे की जाएंगी। जितनी उसकी अमाउंट लिखी गई है, जितनी अमाउंट पे उसको हायर किया गया है, उतनी अमाउंट उसको पे की जाएगी और लीगल तौर पर की जाएगी। Subsection 5 Where the employment of any person is terminated by or on behalf of the employer, the wages and other dues earned by such person shall be paid before the expiry of 2nd working day after the day on which his employment is terminated. अगर कोई एम्प्लॉय है उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, ठीक है, तो उसके कुछ उसकी वेजेस ऑब्वियसली रहते हैं, उसके ड्यूज रहते होंगे, तो उसको कब तक वो क्लियर कर देने चाहिए? उसका जो सेकंड लास्ट वर्किंग डे होगा, मतलब 2 दिन बाद उसके वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो सेकंड लास्ट डे तक उसके सारे ड्यूज क्लियर हो जाने चाहिए। Section 12 Claims arising out of delay in payment of wages and penalty for malicious or vexatious claim. Subsection 1 Government may by notification in the Official Gazette appoint any person to be the authority to hear and decide for any specified area all claims arising out of delay in the payment or non-payment of the wages of employees in that area. फॉर एग्जाम्पल किसी एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को वेजेस प्रोवाइड नहीं की गई हैं। ठीक है, टाइमली उनको बहुत टाइम गुजर गया है, 2 महीने 3 महीने गुजर गए हैं, उनकी जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर नहीं किए गए हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने ऑफिशियल गजट में ये जारी करेगी, वो अपने किसी भी पर्सन को एज ए अथॉरिटी अपॉइंट कर देगी और वो अथॉरिटी इन सारे क्लेम्स को सुनेगी और डिसाइड करेगी कि ये जो वेजेस डिले हुए हैं या पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, इसकी क्या रीज़न है, और उस पर वो जो भी फैसला सुनाएगा वो फाइनल होगा। Subsection 2 When contrary to the provision of this ordinance, wages of any employee have been delayed or withheld, such employee himself or through any other person whom he may authorize in this behalf may within 1 year from the day on which such payment was to be made apply to the authority appointed under subsection 1. अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने तो अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया है जो क्लेम सुनेगी किससे रिलेटेड, जो पेमेंट डिले हुई हैं या पेमेंट नहीं हुई हैं। अब यहाँ पर उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया है कि अगर कोई एम्प्लॉय या खुद या उसके बिहाफ पर कोई और पर्सन वो इस अथॉरिटी से कंसर्न कर सकता है 1 साल के अंदर अंदर।
कि जिस टाइम पर उसको प्रोवाइड करनी थी, सपोज इसका टाइम ड्यूरेशन था, उसका फिक्स टाइम था कि उसको फरवरी के एंड पर 28 फरवरी को उसको पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन उसको अभी तक पेमेंट नहीं मिली, तो वो 1 साल के अंदर अंदर यानी कि फरवरी 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक के टाइम में उस अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है अपने इस क्लेम के लिए। Provide that an application may be admitted after the said period of 1 year, but not later than 1 year in 6 months if the applicant satisfied the authority that he had sufficient cause for not making the application within such period. अब उन्होंने 1 साल का टाइम दे दिया, उन्हें कह दिया कि 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 साल यानी कि 1.5 साल गुजर गया है तब जो है वो एप्लीकेशन का टाइम एक्सपायर हो जाता है, उसके उस तब तक आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्लेम आपका तब वैलिड नहीं रहेगा। आपको अप्लाई करना है तो 1 साल के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा, लेकिन अथॉरिटी उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकती है अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि एप्लीकेशन 1 साल के अंदर क्यों नहीं दायर की गई थी, क्या रीज़न थी, कोई वैलिड रीज़न होगी, तभी अथॉरिटी 1.5 साल बाद उसकी एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकती है। Subsection 3. When any application under subsection 2 is entertained, the authority shall hear the applicant and the employer or other person responsible for the payment of wages, or give them an opportunity of being heard, and after such inquiry, if any, as may be necessary, may without prejudice to the any other penalty to which such employer or other person is liable under this ordinance. अब अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन चली गई है, क्लेम चला गया है, अब अथॉरिटी का काम शुरू हो जाता है। अथॉरिटी क्या करेगा कि वो एप्लीकेंट की भी तमाम बात सुनेगा और एम्प्लॉयर की भी। ठीक है, अथॉरिटी कभी भी एप्लीकेशन की बेस पर अपना फैसला नहीं देगी। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत जगह पर कि जहां पर भी किसी कोर्ट में भी फैसला जाएगा तो वो दोनों लोगों का बयान सुनेगा कि जो जुर्म करने वाला है उसने जुर्म क्यों किया, उसको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो अथॉरिटी है वो एप्लीकेंट की बात भी सुनेगी और एम्प्लॉयर की भी सारी सुनेगी, और फिर इंक्वायरी होगी उस पर। ठीक है, उस इंक्वायरी के बाद जो अथॉरिटी है वो फैसला करेगी। Direct that payment be made to the applicant of the delayed wages together with the payment of such penalty not exceeding 2,000 rupees as the authority may fix. अब अथॉरिटी अगर एप्लीकेंट की बात सही निकली तो अथॉरिटी क्या फैसला करेगी कि उसकी वेजेस भी दी जाएं और साथ में वो फाइन भी भरेगा। कौन भरेगा? एम्प्लॉयर भरेगा, और वो फाइन 2,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। Provided that no direction for the payment of penalty shall be made in the case of delayed wages if the authority is satisfied that the delay was due to. लेकिन किसी केस में पेनल्टी नहीं दी जाएगी, सिर्फ ये कहा जाएगा कि आप उनके पेमेंट जो है, उनके जो डिलेड ड्यूज हैं उनको पूरा कर दिया जाए। अगर अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है कि Clause A, a bona fide error or bona fide dispute as to the amount payable to the employee, के एक ऑथेंटिक एरर की वजह से जो पेमेंट है वो एम्प्लॉय की तरफ नहीं गई, एम्प्लॉयड को नहीं दी गई, डिले हो गई। ऑथेंटिक एरर क्या आ सकता है? किसी भी सॉफ्टवेयर में आ सकता है कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो सारी पेमेंट दी जाती थी, वो सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गया है। ठीक है, कुछ प्रीवियस डाटा था वो लॉस्ट हो गया है, कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से जो पेमेंट है वो डिले हुई। सेकंड क्या है? द अकरेंस ऑफ एन इमरजेंसी और द एग्जिस्टेंस ऑफ सच exceptional circumstances that the person responsible for the payment of the wages was unable to make prompt payment. और इसी तरह कुछ अनएक्सेप्शनल केसेस आ गया, जैसे कोविड की सिचुएशन थी, इसमें भी कुछ इस तरह के केसेस हैं कि फ़ौरन से लॉकडाउन हो गया और पेमेंट जो है वो टाइमली प्रोवाइड नहीं की गई। इसी तरह से और भी कोई अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनकी बेस पर पेमेंट जो है वो टाइमली प्रोवाइड नहीं की गई। एंड क्लॉज सी है फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय की अपनी ही गलती की वजह से पेमेंट जो है वो डिले हुई। तो अगर ये 3 केसेस हों, इन 3 चीज़ों पर
अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाए तो अथॉरिटी जो एम्प्लॉयर है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसको फाइन नहीं करेगी, सिर्फ उनको ये डायरेक्ट कर देगी कि आपने इनकी जो पेमेंट है, जो डिलेड पेमेंट है, वो प्रोवाइड कर दें। Subsection 4. If the authority hearing any application under this section is satisfied that it was either malicious or vexatious, the authority may direct that a penalty not exceeding 50 rupees to be made to the employer or other person responsible for the payment of wages by the person presenting the application. अगर अथॉरिटी किसी भी एप्लीकेशन की हेयरिंग कर रही है और अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि ये एप्लीकेशन बदनीयती की बुनियाद पर है या किसी को तंग करने की बुनियाद पर है या किसी को हार्म पहुंचाने, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए एप्लीकेशन दायर की गई है, तो अथॉरिटी ये डायरेक्ट करेगी कि 50 रुपये, मैक्सिमम 50 रुपये का फाइन है वो पे किया जाएगा एम्प्लॉयर को, या जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वेजेस देने का। कौन पे करेगा? ये जिसने एप्लीकेशन दी थी। Section 5. Any payment directed to be paid under this section may be recovered. तो जो भी अमाउंट है जो पे करनी है इस सेक्शन के अंडर, वो रिकवर्ड होगी। किसके थ्रू होगी? इफ द अथॉरिटी इज ए मजिस्ट्रेट। अब जो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी, अगर वो मजिस्ट्रेट है, बाय द अथॉरिटी एज इफ इट वर ए फाइन इम्पोज बाय हिम एज ए मजिस्ट्रेट। ठीक है, वो मजिस्ट्रेट है अथॉरिटी और वो फाइन इम्पोज कर रही है एज ए मजिस्ट्रेट। और सेकंड क्या है? इफ द अथॉरिटी इज नॉट ए मजिस्ट्रेट। सेकंड कैटेगरी क्या है कि वो अथॉरिटी मजिस्ट्रेट नहीं है, तो बाय एनी मजिस्ट्रेट टू होम द अथॉरिटी मेक्स एप्लीकेशन, तो उसके बिहाव पर अथॉरिटी ने जिस भी मजिस्ट्रेट को वो एप्लीकेशन दी तो वो मजिस्ट्रेट फाइन इम्पोज करेगी। Subsection 6. An appeal against a direction made by the authority under subsection 3 or subsection 4 may be referred to Labour Court establishment under Punjab Industrial Relation Act 2010 within 30 days of the date on which the direction was made. अब अगर अपील जो की जाएगी सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 के अगेंस्ट, वो कहाँ की जाएगी? लेबर कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट में, और उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 30 डेज के अंदर अंदर। और वो कौन कर सकता है? बाय द एम्प्लॉयर और द अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 11 इफ द टोटल सम डायरेक्टेड टू बी पेड बाय वे ऑफ वेजेस एंड पेनल्टी एक्सीड 1000 रुपीज। और ये अपील कौन कर सकता है? एम्प्लॉयर, ये जो भी पर्सन है पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था, ये दोनों वेजेस और पेनल्टी 1000 से एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपील कर सकते हैं। बाय एन एम्प्लॉय इफ द टोटल सम ऑफ वेजेस क्लेम टू हैव बीन विदहेल्ड फ्रॉम हिम और फ्रॉम द अनपेड ग्रुप टू विच ही बिलोंग एक्सीड 50 रुपीज की तरफ से अपील की जा सकती है। अगर टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस जो विल हेल्ड किए गए हैं इसकी तरफ से या अनपेड हैं वो 50 रुपीज से ज़्यादा हैं, ठीक है, वो अभी तक प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो उस पर वो अपील कर सकता है। और क्लॉज सी है, बाय एनी पर्सन डायरेक्टेड टू पे ए पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 के अंडर जो पर्सन है जिस पर पेनल्टी है कि उसने ये 50 रुपीज पे करने हैं, देयर इज नो अपील, द डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी मेड अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 shall be final, and where there is an appeal as provided in subsection 6 the decision in appeal shall be final. अगर कोई अपील नहीं की गई है, जो भी अथॉरिटी ने डायरेक्शन की थी, जो भी पेनल्टी दी थी, तो वो फाइनल होगी। और अगर अपील की गई है अंडर सबसेक्शन 6 तो उस अपील का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। Subsection 8. An authority appointed under subsection 1 shall for the purpose of determining any matter referred to in subsection 3 or subsection 4. कोई भी अथॉरिटी जो सबसेक्शन 1 के अंदर अपॉइंट की गई है, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं? क्लॉज ए, हैव ऑल द पावर्स एज आर वेस्टेड इन ए सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 फॉर इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टेकिंग ऑफ एविडेंस। तो ये अथॉरिटी है, इसके पास क्या क्या पावर है कि जो सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स हैं इनके पास। वो विटनेस को भी बुला सकते हैं, उनके बयान ले सकते हैं, वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी भी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, वो एविडेंस दे सकते हैं, ये सारी पावर्स उनके पास हैं। बी डीम टू बी ए सिविल कोर्ट फॉर ऑल द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 195 इन चैप्टर 35 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। और क्या कंसीडर किया जाएगा उस अथॉरिटी को कि वो सिविल कोर्ट है
सेक्शन 195 और इस चैप्टर को, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के चैप्टर्स हैं, इनको फुलफिल करने के लिए, तो वो कंसिडर किया जाएगा कि वो एक सिविल कोड है। सेक्शन 13 बार ऑफ सूट्स। सूट से मुराद कोई भी कंप्लेन फाइल करना लीगली तौर पर। नो कोर्ट शेल एंटरटेन एनी सूट फॉर रिकवरी ऑफ वेजेस इन सो फार एज द सम सो क्लेम। कोई भी कोर्ट वेजेस की रिकवरी के लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेगा, कोई भी कंप्लेन फाइल नहीं करेगा, किसी भी कंप्लेन पर वो एक्शन नहीं लेगा अनटिल के जो क्लेम हो वो इन चारों में से हो। तो कौन कौन से क्लेम हैं जिनके ऊपर कोर्ट ले सकता है? पहला है क्लॉज ए, फॉर्म्स द सब्जेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 which is pending before the authority appointed under subsection 1 of that section or of an appeal under subsection 6 of the said section। कोई एप्लीकेशन दी गई है किसी अथॉरिटी को कि वो डील करे, जैसे हमने सेक्शन 12 में पढ़ा, या फिर कोई अपील की गई है सबसेक्शन 6 के अंडर, और इन दोनों में पेंडिंग है उस अथॉरिटी की तरफ से, तो कोर्ट जो है वो इन चीज़ों पर एक्शन ले सकता है, अदरवाइज नहीं। वैसे तो अथॉरिटी ही डील करेगी सारी चीज़ों को, लेकिन अगर अथॉरिटी की तरफ से पेंडिंग आ रही हैं चीज़ें किसी भी जो एप्लीकेशन के प्रोसेस में या अपील के प्रोसेस में, तो फिर कोर्ट इन्वॉल्व हो सकता है। सेकंड क्या है? क्लॉज बी हैज फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ ए डायरेक्शन मेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12। और किसके मुतालिक क्लेम पर कोर्ट एक्शन ले सकता है कि जो भी डायरेक्शन दी गई थी सब सेक्शन 3 में ऑफ सेक्शन 12, उनके में कोई उनके मुतालिक कोई कंप्लेन की गई है तो ले सकता है कोर्ट। क्लॉज सी हैज बीन adjudged in any proceeding under section 12 not to be owed to an employee। किसी एम्प्लॉय को जो उसकी पेमेंट दी जानी थी, जो ऑब्लिगेशन थी कि उसको पे किया जाएगा, और वो नहीं दी गई, ठीक है, तो उस पर वो जज कर सकता है। क्लॉज डी कुड हैव बीन रिकवर्ड बाय एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12। जो क्लेम्ड अमाउंट है वो अगर रिकवर करवानी हो, जैसे उसने एप्लीकेशन दी अंडर सेक्शन 12, तो भी कोर्ट उस पर एक्शन ले सकता है। सेक्शन 14 एनुअल लीव। Every employee shall be allowed leave with full wages for a period of 14 days after continuous employment in an establishment, whether in the same or different capacities, for a period of 12 months। अगर कोई एम्प्लॉय है, उसने 12 महीने साल के वहां पे किसी एस्टेब्लिशमेंट में कंटिन्यूस काम किया है, तो उसको 14 दिन की कंटिन्यूस छुट्टी दी जाएगी। Subsection 2, if an employee does not in any period of 12 months avail of the whole or any part of the leave allowed to him under subsection 1, अगर कोई एम्प्लॉय अपने 14 दिन की छुट्टी अवेल नहीं करता 12 महीने में, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? Any leave not availed of by him shall be added to the leave to be allowed to him under that subsection in the succeeding period of 12 months। तो उसके वो 14 दिन की छुट्टी है वो अगले साल के 12 महीनों में ऐड कर दी जाएगी। मीन्स अगले साल जो उसको 14 दिन की मिलनी है, तो ये 14 दिन भी उसमें ऐड हो जाएंगे, तो इकट्ठे मिलाकर 28 डेज की उसकी छुट्टी बन जाएगी। Provided that when the total leave due to an employee under this section amount to 30 days, no further accumulation of or addition to such leave will be permissible। लेकिन ये जो कट्ठी छुट्टी है ये 30 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हर साल जो एम्प्लॉय है वो अपनी छुट्टी ना ले, अवेल ना करे और कहे कि मैं अगले साल ले लेता हूँ, अगले साल की उसमें ऐड होती जाए, तो इस तरह नहीं होगा। मैक्सिमम 30 डेज की वो एक साथ छुट्टी कर सकता है, उनको ऐड अप कर सकता है, अदरवाइज इससे ज़्यादा की छुट्टी नहीं उसको मिलेगी। Clause B, he may at his request in lieu of the leave not availed of by him be paid by the employer full wages for such leave। और अगर वो छुट्टी अवेल नहीं करता है तो उसकी मर्जी की बुनियाद पर अगर वो कहेगा एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर उसको उन डेज की पेमेंट कर देगा। Subsection 3, for the purpose of computing the period during which an employee has been in the continuous employment within the meaning of subsection 1, the period during which he was on leave under this section or section 15 and 16 shall be included। अब हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था कि उसकी कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए 12 महीने की, तभी उसको 14 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो उस कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट में उसका लीव भी उसमें इंक्लूडेड है, यानी कि सेक्शन 15 और 16 में क्या है, सिक लीव, कैजुअल लीव एंड फेस्टिवल लीव, वो उसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसे नहीं काउंट होगा कि वो एनुअल लीव में कटती जाएंगी, वो उसकी सेपरेट ही होंगी।
सेक्शन 15 कैजुअल एंड सिक लीव। तो हर एम्प्लॉय जो है उसको कैजुअल लीव दी जाएगी फुल वेजेस 10 डेज के लिए। सच लीव shall not ordinarily be granted for more than 3 days at a time and shall not be accumulated। लेकिन ये एक साल के लिए उन्होंने बता दिया कि मैक्सिमम 10 दिन की छुट्टी हो सकती है, लेकिन एक ही टाइम पे 3 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं दी जाएगी। और सबसेक्शन 2 में क्या बता दिया है, ऊपर कैजुअल लीव की बात हुई थी, यहाँ पे सिक लीव की बात है कि उसको सिक लीव दी जाएगी फुल पेमेंट के साथ टोटल 8 डेज के लिए। ठीक है, 8 दिन का होगा, पूरे साल में 8 दिन उसके लिए होंगे कि वो सिक लीव उसको ले सकता है। सच लीव इफ नॉट अवेयर्ड ऑफ बाय एनी एम्प्लॉय ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर। अगर कोई सिक लीव नहीं लेता है, ठीक है, वो बीमार नहीं हुआ, तो उसकी वो छुट्टियां मौजूद हैं, उनको उसने अवेल नहीं किया, मे बी कैरिड फॉरवर्ड बट द टोटल एक्यूमुलेशन ऑफ सच लीव शेल नॉट एक्सीड 16 डेज एट वन टाइम। तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर में, लेकिन टोटल सम जो है ना उसका 16 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 16 फेस्टिवल हॉलीडेज। एवरी एम्प्लॉय शेल बी अलाउड 10 days फेस्टिवल हॉलीडेज विद फुल वेजेस इन ए ईयर। और फेस्टिवल हॉलीडेज की अमाउंट कितनी है एक साल में? 10 दिन की। द डेज एंड डेट्स फॉर सच फेस्टिवल holidays shall be notified to the employees by the employer in the beginning of the calendar year। तो इसकी जो फेस्टिवल हॉलीडेज होंगी साल के शुरू में, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज को बता देगा कि ये दिन और ये डेट्स हैं जिन पर फेस्टिवल हॉलीडेज आएंगी, और वो फेस्टिवल हॉलीडेज फुल वेजेस के साथ उनको प्रोवाइड की जाएंगी। Section 17 wages during leave or holiday period. Subsection 1 for every day of the leave or holiday allowed to an employee under section 14, 15 and 16, he shall be paid at the rate equivalent to the daily average amount which during the 3 months preceding the leave or holiday was being earned by the employee। अब ये जो ऊपर हमने फेस्टिवल हॉलीडेज पढ़ी, कैजुअल हॉलीडेज, सिक हॉलीडेज, एनुअल लीव, इसमें एम्प्लॉय को उसके एवरेज रेट पर, एवरेज अमाउंट जो उसके डेली एवरेज अमाउंट है उस पर उसको पे किया जाएगा। और वो पे कैसी होगी कि जैसे कंटिन्यूस उसने 3 महीने काम किया है, उस 3 महीने पर उसको जितनी अमाउंट प्रोवाइड की गई है उतनी ही एवरेज अमाउंट उसको उन छुट्टियों में भी दी जाएगी। Subsection 2 an employee who has been allowed leave under section 14 for any period not less than 4 days in the case of an adult and 5 days in the case of a young person shall before the leave begins he be paid his wages for the period of the leave allowed। अगर कोई एम्प्लॉय है उसने अपनी एनुअल लीव अवेल कर ली है, तो उन एनुअल लीव से 4 दिन पहले एडल्ट के केस में और 5 दिन पहले यंग के केस में उनकी पेमेंट उस लीव की प्रोवाइड कर दी, यानी कि 14 दिन की जो पेमेंट है वो 4 दिन और 5 दिन पहले एडल्ट और यंग को दे देनी चाहिए। सेक्शन 18 सेक्शंस 14, 15, 16 एंड 17 नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट। अब ये जो ऊपर एनुअल लीव, फेस्टिवल लीव, सिक लीव की जो जितनी भी सेक्शन बता दी हैं वो कुछ एस्टैब्लिशमेंट पर अप्लाई नहीं होती, और वो कौन से हैं? The provision of section 14, 15, 16 and 17 shall not apply in relation to employees employed in commercial establishment। कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट में जो भी एम्प्लॉयज होंगे उन पर ये अप्लाई नहीं होती है, एज डिफाइंड इन क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस 1968। ठीक है, तो कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट में ये वाले सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन 19 टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Subsection 1 for terminating employment of a permanent employee, 1 month's notice in written shall be given either by the employer or by the employee, and in lieu of notice 1 month's wages calculated on the basis of average of wages earned during the preceding 3 months shall be paid। अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाए, करना है, अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है तो 1 मंथ का नोटिस एडवांस में दिया जाना चाहिए। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को निकालना है तो 1 महीने पहले आप उसको बताएं ताकि वो अपने लिए कोई और बंदोबस्त भी कर ले, या अगर किसी एम्प्लॉय ने अपनी जॉब छोड़नी है तो भी वो 1 महीना पहले का नोटिस दे ताकि जो कंपनी है वो उसकी जगह किसी और को हायर कर ले। तो क्या होगा, 1 महीना पहले का नोटिस दिया जाना चाहिए, और उसकी जो 1 महीना रह जाएगा उसकी जितनी भी अमाउंट है, उसकी जो वेजेस हैं उसको कैलकुलेट कर कर उसको पे कर दिया जाए उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होने से पहले। Subsection 2 no temporary employee whether monthly rated, weekly rated or daily rated, and no apprentices shall be entitled to any notice or pay in lieu thereof if his service are terminated
but the services of a temporary employee shall not be terminated as the punishment unless he has been given an opportunity of explaining the charges leveled against him. भी टेम्परेरी एम्प्लॉय बेशक वो मंथली रेट की बेसिस पे हो या वीकली रेट की बेसिस पे हो या डेली रेट हो या कोई अप्रेंटिस है, ठीक है, तो उसके ऊपर ऊपर वाला सबसेक्शन अप्लाई नहीं होता कि उसको नोटिस दिया जाएगा और तभी उसको निकाला जाएगा। जो ये वाला 1 महीने का नोटिस है ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं, अप्रेंटिस हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर एज ए अप्रेंटिस तो वैसे ही ट्रेनी होते हैं, और जो टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं उनका भी टाइम ड्यूरेशन कम ही होता है। तो क्या है, उनके ऊपर ये वाला अप्लाई नहीं होता, वो उनको कोई भी नोटिस देकर उनको टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन जो टेम्प्रेरी एम्प्लॉय की सर्विसेज हैं उसको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा एज ए पनिशमेंट, ठीक है। कि टेम्प्रेरी एम्प्लॉय है उसको आपने बस इस चीज़ पे निकाल देना है कि उसको पनिश करना है आपने और उसको सज़ा देनी है, तो इस बेस पर आप नहीं निकाल सकते। अगर कोई उससे गलती हुई है, अगर आपको लगता है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, तो उसको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाना चाहिए। सेक्शन 20, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में बच्चे अलाउड नहीं है कि वो वहाँ काम करें। सेक्शन 21, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। Any contract or agreement, whether made before or after the commencement of this ordinance, whereby an employee relinquished any right conferred by this ordinance, shall be null and void in so far as it purport to deprive him of such rights. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले या बाद में हुआ हो और उसमें जो एम्प्लॉय हैं उनके हक में कमी आ रही हो या वो कोई भी एम्प्लॉय अपने हक से दस्तबरदार हो रहा हो, तो ऐसा एग्रीमेंट या जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कलअदम हो जाएगा। सेक्शन 22, गार्डिंग ऑफ मशीनरी। In every industrial establishment, all machinery or electrically propelled machinery shall be guarded in the prescribed manner, ठीक है। जो भी dangerous machinery होंगी जिनको guard करना चाहिए उनको जो है वो prescribed manner में फेंस किया जाएगा। Section 23, maintenance of record and register. Every employee shall, for the purpose of this ordinance, maintain such records and registers and furnish such information as may be prescribed. तो जितने भी एम्प्लॉय किसी भी स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं उनका सारा रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर्स में मेंटेन किया जाएगा प्रिस्क्राइब मैनर में। सेक्शन 24 है रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो हर इस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा और इस रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका होगा। एवरी इस्टेब्लिशमेंट अदर दैन ए वन मैन शॉप or hereinafter defined and factories employment clerical staff within the factory premises shall be registered with the deputy chief inspector for the area within which such establishment is situated. वन मैन शॉप के अलावा जो भी स्टैब्लिशमेंट होंगी, जो भी फैक्ट्री रिलेटेड स्टैब्लिशमेंट हैं, उन सबको जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवाना है विद डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर उस एरिया का जो होगा उससे, और जहाँ पे वो स्टैब्लिशमेंट होगी उस एरिया का जो डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर होगा वहाँ उससे रजिस्टर करवाना है। Subsection 2, an application for registration of an establishment shall be made by the employer in Form A. A के थ्रू जो employer है establishment का वो application देगा and shall be accompanied by a treasury challan under head CO 2905 receipt under the Punjab Shop and Establishment Ordinance 1969 for an amount of। तो फॉर्म ए वो फिल करेगा और उसके साथ जो है वो चलान वो ऐड करेगा और वो चलान की अमाउंट क्या होगी 200। ये भी पंजाब अमेंडमेंट्स हैं। 200 होगी अगर उस स्टैब्लिशमेंट में 1 से 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं। 300 होगी अगर उस स्टैब्लिशमेंट में 6 to 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं। 500 होगी अगर उस स्टैब्लिशमेंट में 11 to 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं और 20 से ज़्यादा वर्कर्स अगर उस स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे होंगे तो उसकी अमाउंट 1000 होगी। For the purpose of this section, one man shop means a shop run by an employer or by any member of his family without engaging an employee, ठीक है। यानी कि एक ही बंदा वो शॉप को चला रहा है। एप्लीकेशन होगी रजिस्ट्रेशन की, वो किस किस टाइम पे भी करवानी है, वो किस टाइम पे भेजी जाएगी, उसके दो यहाँ पर तरीके बता दिए हैं। एक ये, इन केस ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के आने पर अगर वो एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है तो उसको 3 महीने का टाइम है कि विदिन 3 months वो रजिस्टर करवा ले। And in case of an establishment set up after the coming into force of this ordinance or to which the provision of this ordinance are subsequently applied within 2 months of the setting up of establishment or application of this ordinance thereto as the case may be। या इस establishment का जो वजूद है, जो establishment बनाई गई है वो इस ordinance के आने के बाद बनाई गई है,
या इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन किसी एस्टेब्लिशमेंट पर बाद में अप्लाई हुई है, तो इनके पास 2 महीने का टाइम है कि 2 महीने में वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। Subsection 4. On receipt of the application and the fee specified in subsection 2, the Deputy Chief Inspector shall, on being satisfied about the correctness of the application, register the establishment in the Register of Establishments to be maintained in Form B and shall issue a registration certificate to the employer in Form C. तो जब एप्लीकेशन मिल जाएगी फॉर्म ए के अंडर डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर को और वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि एप्लीकेशन ठीक है, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो फॉर्म बी के अंडर वो रजिस्टर कर लेगा उस एस्टेब्लिशमेंट को और फॉर्म सी के अंडर वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। Subsection 5. The registration certificate shall be prominently displayed by the employer at the establishment and shall be renewed after every 2 years fee as prescribed in subsection 2. तो जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो परमानेंटली प्लेस करे, ठीक है, और हर 2 महीने बाद उसको वो रिन्यू भी करवानी होगी। ये फॉर्म ए है, ठीक है, जिसके अंडर अप्लाई किया जाएगा किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को अगर रजिस्टर करवाना है तो ये फॉर्म ए का तरीका है। ये फॉर्म बी है। फॉर्म बी में क्या होगा कि यहाँ पर जो अगर डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर रजिस्टर कर लेगा तो यहाँ पर सारे पर्टिकुलर्स ऐड होंगे फॉर्म बी में। ये रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। एंड ये फॉर्म सी है, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ये इसी फॉर्म में अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर हो जाती है तो वो इस फॉर्म में सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्शन 25 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। अब गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑप्शन नोटिफिकेशन में अपॉइंट करेगी, किस किस को अपॉइंट करेगी? चीफ इंस्पेक्टर फॉर ऑफ शॉप फॉर द होल ऑफ द प्रोविंस, चीफ इंस्पेक्टर होगा शॉप्स का जो पूरे प्रोविंस का होगा। डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर होगा स्पेसिफाइड एरिया का। और and such person or class of person as it think fit to be inspector for the purpose of this ordinance within such local limits as may be specified by the chief inspector of shop। और अब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप को ये सही लगेगा कि किसी भी इंस्पेक्टर को हायर किया जाए, उसकी लोकल लिमिट्स बता दी जाए, तो वो उसको एज इंस्पेक्टर अपॉइंट कर लेंगे। सबसेक्शन 2 है द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप एंड द डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप। अब इनका काम क्या है, चीफ इंस्पेक्टर और डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर का? Supervise the work of inspector appointed under clause C of subsection 1 in such manner as may be prescribed and may exercise all or any of the power of inspector। ठीक है, जो भी इंस्पेक्टर उन्हें अपॉइंट किए हैं उनको सुपरवाइज करना और जो जो पावर इंस्पेक्टर के पास है उनको एक्सरसाइज करना। Subsection 3. The chief inspector of shop, deputy chief inspector of shops and inspector appointed under subsection 1 shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of Pakistan Penal Code। तो ये जो तीनों पोजीशंस हैं ये क्या हैं? ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? पब्लिक को सर्व करना है। पब्लिक रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे, जितनी भी फैसिलिटीज होंगी, उनको देखभाल करना, उनके ऊपर काम करना इनकी जिम्मेदारी होगी। Section 26 Powers of Inspector. An inspector appointed under Section 25 may, for the purpose of this ordinance and within the local limits for which he is appointed, at all reasonable times enter into any place which is or which he has reason to believe is an establishment with such assistance, if any, being person in the service of government। अब जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया सेक्शन 25 के अंदर, ठीक है, उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है, वो किसी भी टाइम पर किसी ऐसी जगह पर एंटर हो सकता है जो कि एस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है, वो अकेला भी हो सकता है, वो किसी असिस्टेंट के साथ भी हो सकता है, और बेहतर यही है कि वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो जिसको वो लेकर एस्टेब्लिशमेंट में एंटर हो। एंड मेक सच एग्जामिनेशन ऑफ दैट प्लेस और ऑफ एनी प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड, register or other documents maintained therein and may require such explanation of any prescribed record, register or other document or do all such thing as he consider necessary for the purpose of this ordinance। और वो क्या कर सकता है? वहाँ पे एंटर होकर वो एग्जामिनेशन कर सकता है, जो जगह है, प्रेमिसेस है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर जो भी उनके रजिस्टर्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स साइन किए गए हैं, उनको एग्जामिन कर सकता है। वो किसी भी रिकॉर्ड की एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर सकता है, ठीक है, वो कोई भी इस तरह का काम कर सकता है, ये उसके पास पावर है। सेक्शन 27 पेनल्टीज। अब सारे हमने
सेक्शंस पढ़ लिए हैं, सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करने पर सजा कितनी होगी वो यहाँ पर पता चलेगी। If subsection 1, if any employer with the intent to deceive makes or cause or allow to be made in any register, record or notice required to be maintained under the provision of this ordinance or the rule made thereunder any entry or willfully omit or causes or allow to be omitted from any such register, record or notice. अगर कोई एम्प्लॉय जानबूझकर अपने रिकॉर्ड में, अपने रजिस्टर में, अपने नोटिसेस में जो चीज़ उसको मेंटेन करने को कही गई थी उसमें वो पूरा नहीं उतरता, उसमें वो दो नंबरी करने की कोशिश करता है या उसको डिसीव करने की कोशिश करता है या विलफुली ओमिट कर देता है कोई एंट्री, जानबूझकर जो रजिस्टर मेंटेन करना था उसको मेंटेन नहीं किया, जिस एंट्री को करना था उसने वो एंट्री नहीं की, any entry which is required to be made there under or maintained or cause or allowed to be maintained more than one set of any register, record or notice except the office copy of such notice or sent or cause or allowed to be sent to an inspector any statement, information or notice required to be sent under the provision of this ordinance. कोई भी नोटिस जो मेंटेन करना था, कोई भी स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन जो इंस्पेक्टर को भेजनी थी, जो इंस्पेक्टर ने रिक्वायर की थी, उन्हें पूछी थी, वो नहीं की उसने, किसी रजिस्टर या रिकॉर्ड की एक से ज़्यादा सेट बनाने को कहे थे, मेंटेन करने को कहे थे, वो उसने नहीं किए हैं, इंस्पेक्टर को कोई स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन नहीं भेजी है, or the rules made under which to his knowledge is false in any material particular, he shall on conviction be punishable with fine which shall not be less than 1000 rupees and with fine which may extend to 5000 rupees. ठीक है, कोई भी ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की कंट्रावेंशन की है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो उस पर क्या होगा, एम्प्लॉयर को पनिशमेंट होगी 1000 रुपीज़ की, जो कि 5000 तक एक्सटेंड हो सकती है। Subsection 2. Whoever contravene any of the provision of sections 6, 7, 19 or 20 shall on conviction be punishable with fine which for the first offence may extend to rupees 5000, 6, 7, 19 or 20 के प्रोविजन में कोई कंट्रावेंशन करता है तो उसमें पहली दफ़ा अगर उसने ऑफेंस किया है तो उसको 5000 तक का फाइन होगा। सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस दूसरी बार अगर उसने वो ऑफेंस किया है दूसरी बार या तीसरी बार तो उसको 10,000 रुपीज़ तक फाइन होगा, या फिर उसको इम्प्रिजमेंट भी दी जा सकती है जो कि 3 मंथ्स तक होगी, या फिर दोनों भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है और इम्प्रिजमेंट भी। Whoever contravene any other provision of this ordinance, अब अगर इस ऑर्डिनेंस के किसी और प्रोविजन में कंट्रावेंशन होती है तो फिर उसको कितना फाइन होगा, 3000 रुपीज़ तक फाइन होगा और फर्स्ट ऑफेंस में, ठीक है, और अगर सेकंड ऑफेंस या सब्सिक्वेंट ऑफेंस होगा तो उसको 5000 रुपीज़ तक फाइन होगा या फिर इम्प्रिजमेंट हो सकती है 3 महीने तक या फिर दोनों भी होगी। Section 28 Procedure. No prosecution under this ordinance or any rules made thereunder shall be instituted except by or with the previous sanction of an inspector or other officer or authority specially empowered by government in this behalf. कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इस ऑर्डिनेंस के अंदर नहीं ली जाएगी या कोई भी रूल्स बनाए गए हैं उनके अंदर नहीं की जाएगी एक्सेप्ट कि अगर इंस्पेक्टर ने प्रीवियसली उनके ऊपर सैंक्शन लगाई गई हैं या फिर किसी और ऑफिसर ने या गवर्नमेंट के ऑफिसर ने उसके ऊपर कोई सैंक्शन लगाई है किसी एस्टेब्लिशमेंट पर, तब उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। Subsection 2. No court inferior to that of a magistrate of the first class shall try an offence punishable under this ordinance or any rules made thereunder. मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से कम का कोई भी कोर्ट इन ऑफेंसेस को डील नहीं करेगा। Section 29 Limitation of prosecution. No court shall take cognizance of an offence punishable under this ordinance or any rules made thereunder unless complaint thereof is made within 3 months from the date on which the illegal commission of the offence come to the knowledge of an inspector. किसी भी कोर्ट के दायरे में नहीं है कि वो इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो ऑफेंस हुए हैं पनिशेबल हैं उनका वो नोटिस ले या उनके ऊपर वो लीगल एक्शन ले, अनलेस के जो ऑफेंस हुआ है उस जिसका नॉलेज इंस्पेक्टर को था उसको 3 महीने हो गए हैं तो उस पर कंप्लेंट दायर की जा सकती है और उस पर कोर्ट नोटिस ले सकता है। Section 30 Indemnity. No suit, prosecution or legal proceeding shall lie against any person in respect of anything done in good faith under this ordinance or the rules thereunder. कोई भी लीगल प्रोसीडिंग या नहीं ली जाएगी किसी ऐसे पर्सन के खिलाफ जिसने गुड फेथ के अंदर इस ऑर्डिनेंस के अंदर रहते हुए कोई काम किया हो।
Section 31 Delegation of Power. Government may by notification in the Official Gazette delegate all or any of its power under this ordinance or the rule thereunder to any subordinate authority or agency as may be considered expedient by it. तो गवर्नमेंट है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है किसी भी अथॉरिटी को, एजेंसी को, जो उनको लगे फ़ायदेमंद होगा आवाम के लिए। सेक्शन 32 पावर टू मेक रूल। गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स बाय कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। तो गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है इस ऑर्डिनेंस के जितनी प्रोविजंस हैं उनको फुलफिल कराने के लिए। Subsection 2. In making rules under this section, government may direct that any person committing breach thereof shall, on conviction. अब अगर गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के अंडर रूल्स बनाए हैं और कोई पर्सन है वो उनकी खिलाफ वर्जी करता है, उसको इस खिलाफ वर्जी पर सज़ा होगी और वो सज़ा कितनी होगी? वो 50 रुपीज़ फाइन होगा। और अगर वो खिलाफ वर्जी जारी रखता है तो उसको फाइन होगा 10 रुपये हर दिन का। आफ्टर फर्स्ट कन्विक्शन, मतलब पहली कन्विक्शन करने के बाद अगर वो कंटिन्यू करता है खिलाफ वर्जी तो उसको हर दिन 10 रुपये फाइन होगा जब तक कि वो खिलाफ वर्जी कंटिन्यू रखता है। सेक्शन 33 सेविंग ऑफ सर्टन राइट एंड प्रिविलेजेस। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं उनके राइट्स और प्रिविलेजेस की बात हो रही है कि इस ऑर्डिनेंस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एम्प्लॉय के राइट्स या जो प्रिविलेजेस हैं या जो उसके एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट उसने किया हुआ है उसको इफेक्ट करे। Nothing in this ordinance shall affect any right or privilege to which an employee is entitled on the date of commencement of this ordinance under any law for the time being in force and under any award, agreement, settlement, contract, custom, or usage which is in force on that date, if such right or privilege is more favorable to him than any right or privilege conferred upon him by this ordinance. तो इस ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसे प्रोविजन नहीं है जो एम्प्लॉयज़ के राइट्स को या उसकी जो प्रिविलेजेस हैं जो उसको प्रोवाइड की गई है, जो उसने एग्रीमेंट किया है, सेटलमेंट की है, उसको इफेक्ट करे। ठीक है, यहाँ पर जो मेन फोकस है वो क्या है? एम्प्लॉय की सेफ्टी है, एम्प्लॉयज़ के लिए ही है। और ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये ज़्यादा फेवरेबल होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, उनके राइट्स और प्रिविलेजेस जो हैं वो अगर वो मोर फेवरेबल हैं देन इस ऑर्डिनेंस के राइट से, तो फिर वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। Section 34 Repeal and Saving. The following enactments hereinafter referred to as the said acts are hereby repealed. अब रिपील एंड सेविंग, रिपील का क्या मतलब होता है? मनसूख कर देना। ठीक है, और सेविंग क्या है? तहफुजात। क्या चीज़ मनसूख की गई है, क्या सेव कर दी गई हैं, तहफुजात क्या है? तो रिपील ये फॉलोइंग इन्होंने कहा है कि चीज़ें जो है वो रिपील कर दी गई हैं, मनसूख कर दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? सिंध शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1940 ये रिपील हो गया हुआ है, मनसूख हो चुका है। पंजाब ट्रेड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1940 ये मनसूख हो चुका है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्रेड एम्प्लॉयमेंट एक्ट, द वीकली हॉलीडे एक्ट, ये चीज़ें रिपील हो चुकी हुई है, मनसूख हो चुकी हुई हैं। Subsection 2. Notwithstanding the repeal of the said act, everything done, order passed, action taken, obligation, liability, penalty, or punishment incurred, inquiry, or proceeding commenced, officer appointed or person authorized, jurisdiction or power conferred, rule made, or notification issued under any of the provision of the said act shall, if not inconsistent with the provision of this ordinance, continued in force and be deemed to have been done, passed, taken, incurred, commenced, appointed, authorized, conferred, made, or issued under the provision of this ordinance. एक्ट बता दिए गए हैं, इसमें चीज़ें मनसी एक्ट तो मनसूख हो गए, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ बाकी सब काम किए गए, ऑर्डर पास किए गए, कार्रवाई की गई, तमाम जिम्मेदारियों को निभाया गया। अगर कोई ऑफेंस या पेनल्टी थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया, इंक्वायरी की गई, ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए, तमाम जो दायरा इख्तियार है उनको मुकर्रर किया गया, नोटिफिकेशन जारी किए गए। और अगर कोई प्रोविज़न इस ऑर्डिनेंस के कंसिस्टेंस में नहीं थी, तजाद में थी, तो उसको मनसूख कर दिया गया। जो मिलती जुलती चीज़ें थी, जैसे हम कहते हैं कि जैसे रिपील एंड सेविंग है, ठीक है, मनसूख भी कर दिया है, कुछ चीज़ें सेव कर दी गई। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें सेव कर ली जाती हैं ऑर्डिनेंस में जिसमें तजाद ना हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सी कुछ चीज़ें होंगी इस ऑर्डिनेंस में जो ऊपर वाले एक्ट से मिलती जुलती होंगी, तो उनको कंटिन्यू रखा जाता है, वो इन्फोर्स रहती हैं, वो पास रहती हैं। और उसके अंदर रहते हुए इस प्रोविजन को, इस ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए अपॉइंटमेंट की जाती हैं, इश्यूज़ किए जाते, ऑर्डर इशू किए जाते हैं। और इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम
जो है वो कोशिशें की जाती हैं तमाम। तो जिसमें तजाद नहीं होता, इस ऑर्डिनेंस के किसी प्रोविजन से इस एक्ट का तजाद नहीं होता, वो इन्फोर्स रहती हैं और वो यही कंसीडर किया जाता है कि वो उनका ऑर्डर पास किया कर दिया गया है, वो इम्प्लीमेंटेड है और उनके उनसे रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि इस ऑर्डिनेंस के तमाम प्रोविजंस को स्मूथली जो है वो फुलफिल किया जा सके।